अधर में लटक जाता है और एक छोटा सा कारण जो डाइवोर्स फाइल हो जाता है और वो पेंडिंग बना रहता है, एक कुष्ठ रोग की तरह वो लग जाता है। हमने फ्यूचर के प्लान सोच रखे थे, याद रहती है तो केवल कोर्ट की तारीख और कब हमारा केस फाइनल होगा। डाइवोर्स कितना आसानी से लिया जा सकता है, में क्या गलतियां होती हैं जिसका कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा आपके दिमाग। दोस्तों, डाइवोर्स दो प्रकार के होते हैं। आप मेडिएशन कराइए, क्लियर हो सके कि होता है और उन्हीं 7 कारणों से ही तो ऐसे में भी आपको डिग्री मिल सकती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्टदायी, पीड़ादायी मैं सभी कहना चाहूँगा, क्योंकि जीवन अधर में लटक जाता है और हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा जो फ्यूचर प्लान था, जो हमने सोच रखा था, वो अब कैसे पूरा होगा। एक छोटा सा कारण जो पति पत्नी के बीच का विवाद है वो इतना बढ़ जाता है कि डाइवोर्स फाइल हो जाता है और वो पेंडिंग बना रहता है। एक मैं कहना चाहूँगा एक कुष्ठ रोग की तरह वो लग जाता है। इससे हमारे जो भी हमने फ्यूचर के प्लान सोच रखे थे, जो कि आगे हम घर लेंगे, परिवार अपना बड़ा करेंगे, बच्चे होंगे, सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। याद रहती है तो केवल कोर्ट की तारीख और कोर्ट दिखता है, वकील साहब दिखते हैं, वकील साहब से बार बार यही पूछा जाता है कब हमारा केस फाइनल होगा। और हम लोग इतना हैरान परेशान हो जाते हैं कि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती है, डेट कोर्ट की डेट नज़दीक आने लगती है, तो 2-3 दिन पहले से ही हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। केवल और केवल हम उस तारीख पे होने वाले डिसीजन या उस तारीख पे क्या होने वाला है, इसी बारे में पूरा दिन सोचते रह जाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको डाइवोर्स कितना आसानी से लिया जा सकता है और या डाइवोर्स दाखिल करने में क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से पेंडिंग हो जाता है, या अगर दाखिल भी कर चुके हैं तो क्या ऐसा करें कि जल्दी डिसाइड हो। इन सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप अपने इस वीडियो में फुल्ली बताऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा आपके दिमाग में, और यदि किसी प्रकार का अगर प्रश्न रह भी जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं और मैं बराबर जवाब दिया करता हूं। यहाँ तक कि आपके जो दोस्त रिश्तेदार रहते हैं वो भी आपसे जब एक बार पूछते हैं कि क्या हुआ आपके केस में, क्या प्रक्रिया चल रही है, तब भी एक बार तो मन दुखी हो जाता है और दूसरी बार उनके ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है कि बताइए हमारी दुखती नब्ज पर इन्होंने हाथ रख दिया। तो बहुत ही कंडीशन उस समय इमोशनल हो जाती है और हमारा माइंड सेटअप भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता है कि ये परिस्थितियां हमारे साथ कैसे आ गई। तो दोस्तों, मैं शुरू करना चाहता हूँ कि दोस्तों, डाइवोर्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13A और सेक्शन 13B, जो आसान तरीका है सेक्शन 13B। आपको मैं कुछ सावधानियां डाइवोर्स के पहले की बताना चाहूंगा। डाइवोर्स फाइल करने के पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप कभी भी सीधे सीधे आप डाइवोर्स फाइल ना कर दें। सेक्शन 13A जो कंटेस्टेड ही डिसाइड होता है, आप कभी भी सीधे सीधे आप डाइवोर्स फाइल कर देंगे तो जो मीडिएशन का पीरियड होता है, जिसमें कहीं बातें बनने की परिस्थितियां हो सकती हैं, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो कभी भी आप सेक्शन 13A डाइवोर्स आप सीधे सीधे फाइल मत करिए। तो मैं बताना चाहूंगा, उसके पहले आप सेक्शन 9 दायर करके पहले आप मीडिएशन कराइए। जब आप मीडिएशन कराएंगे, आप सेक्शन 9 ना भी दायर करें, आप सीधे मीडिएशन कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं और उस मीडिएशन में वो चीजें निकल के आएंगी कि आप दोनों पार्टी क्या साथ रह सकते हैं। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो आप प्रयास करिए कि अलग हो जाए, और अलग होने का जो तरीका रहे वो सेक्शन 13B के माध्यम से रहे। और सेक्शन 13B इस बात को कहता है
कि अगर दोनों पक्ष साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी परिस्थितियों में उनकी अब सुलह नहीं हो सकती है, तो वो साथ में ही एक एफिडेविट तैयार करके और सेक्शन 13B की हवा तैयार करके आप कोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोर्ट उसमें आपको मैंडेटरी रहता है कि 6 महीने की डेट देता है कि 6 महीने के दौरान ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं कि आप लोग पुनः आप साथ आ सकते हैं। तो वो 6 महीने की डेट लग जाएगी, और उस 6 महीने के बाद अगर आपके साथ रहने की परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो उस पे कोर्ट आपके जो दोनों पक्षों की तरफ से दावा दिया गया रहेगा उस पर डिक्री दे दी जाएगी कि आप दोनों लोग अब कानूनी रूप से अलग हैं। और साथ ही मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर सन 2017। तो ये जो इसमें डिसीजन आया था, इसमें ये बात बताई गई थी कि यदि दोनों पार्टी रहने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही जो उनका सेटलमेंट है, जो भी लेना देना है वो पूरी तरह से फुलफिल हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में 6 महीने का वेटिंग पीरियड क्यों दिया जाए, तो वो 7 दिन में भी डाइवोर्स फाइनल हो सकता है। आप इस साइटेशन को लगा दीजिएगा, और वो चूंकि कोर्ट इस चीज के लिए बाधित रहती है, तो आपका जो डाइवोर्स रहेगा वो सेक्शन 13B वो मात्र 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। तो साथियों, इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डाइवोर्स, चाहे आप सेक्शन 13A करना चाहें, 13B करना चाहें, उसके पहले आप जरूर से जरूर मीडिएशन कराइए, या पंचायत टाइप से, अगर पंचायत गांव का एरिया है, पंचायत टाइप की हो रही है तो पंचायत टाइप की करा लीजिए। दोनों पार्टी वहां पर उपस्थित रहें और अपनी अपनी बातें रखें, एक दूसरे के जो भी आरोप लगाना हो, प्रत्यारोप लगाना हो, वो आरोप प्रत्यारोप निकाल के और एक डिसीजन पे आप उस समय भी आ सकते हैं। और जैसे ऐसा भी होता है कि अगुआ के माध्यम से कभी कभी शादी हुई रहती है, रिश्तेदारों के माध्यम से शादी हुई रहती है, तो उन रिश्तेदारों को भी बुला के आप बैठ के बात कर सकते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज मौजूद रहें, उनके सामने जो भी गिल्ला शिकवा है एक दूसरे का वो सामने रखा जाए, जिससे ये बातें क्लियर हो सके कि कमी कहाँ है या गलती कहाँ हो रही है, सुधारने की परिस्थितियां कैसे बन सकती है, सुधर भी सकता है कि नहीं सुधर सकता है। और ऐसे में आपको सेक्शन 13A ना दायर करना पड़े। सेक्शन 13A से मैं बहुत सभी लोगों को यह समझा रहा हूँ कि सेक्शन 13A से जितना अधिक से अधिक हो सके आप बचिए। तो साथियों, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि सेक्शन 13A हमें दायर ही करना पड़ता है। तो मैं सेक्शन 13A के बारे में बताता हूँ। सेक्शन 13A जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13A है, वो 7 तरीके हैं, जो 7 कारण हैं, उन्हीं से डाइवोर्स होता है और उन्हीं 7 कारणों से ही डाइवोर्स आप किसी का डिसाइड। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A इस बात को कहता है कि यदि दोनों पक्ष का विवाह संपन्न हो जाता है, जो भी रस्मों रिवाज है, संस्कृति है, उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, तो उनका विवाह कंप्लीट माना जाएगा। और उसके पश्चात ये जो 7 कारण हैं, अगर ये उत्पन्न होते हैं तो विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। तो उसमें पहला कारण है, यदि दोनों पक्षकार में से कोई एक पक्षकार यदि विवाह उपरांत किसी के साथ मैथुन कर लेता है, इंटीमेट हो जाता है, तो वो एक मुख्य कारण होता है। इसमें दो सब क्लास भी दिए हैं। जो सब क्लास जैसे दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता करना या उनसे विभक्त रहना, बिल्कुल उनके साथ ना रहना, ये सेक्शन 13A के फर्स्ट के 2 क्लॉजेज हैं और सब क्लॉजेज हैं। और इसके साथ ही मैं दूसरा कारण बताना चाहूंगा। जो दूसरा कारण होता है जिसमें दूसरा पक्ष, एक चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि वह विकृत चित्त हो, मानसिक रूप से वो पागल हो या पूरी समझ ना रखता हो, तो वो दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण,
ये होता है कि जैसे किसी प्रकार का उसको रोग जिसमें मुख्यतः लिखा हुआ है कि कुष्ठ रोग यदि असाध्य टाइप का जो ठीक होने वाला ना हो, वो भी एक कारण हो सकता है कि जिसमें आपको विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। और चौथा कारण ये है कि जैसे प्रकार का जो फैलने वाला संचारी रोग हो, जो एक दूसरे से छूने से या सांस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर वो फैल सकता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। और साथ ही जैसे दूसरा पक्ष, कोई भी एक पक्ष का 7 वर्षों के लिए कहीं बाहर चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी चाहे वो जो भी पार्टी हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, उनको विवाह विच्छेद की डिग्री दी जा सकती है। तो इसके साथ ही मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप 7 कारण आपने सुना, इन 7 कारण में सबसे प्रमुख कारण जो सेक्शन 13A की फर्स्ट क्लॉज का सब क्लॉज ए है, इसी से 90% केसेस डिसाइड होते हैं और कि क्रूरता के आधार पर ही ज्यादातर विवाह विच्छेद की डिग्रियां मिलती हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए जो सेक्शन 13A लिए जाते हैं, इसमें जरूरी चीजें क्या हैं, आप कौन कौन से एविडेंस आप पेश कर सकते हैं जो सेक्शन 13A के फर्स्ट क्लॉज के सब क्लॉज ए में वो फुलफिल माने जाएंगे। तो आपको मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सेक्शन 13A आपने दायर किया है, उसके साथ ही दूसरे पक्ष ने, लड़की पक्ष ने आपके ऊपर 498A का मुकदमा कर दिया है। 498A के मुकदमे में ज्यादातर माँ बाप, बहन, जीजा, भाई, भाभी सभी को वो मुलजिम बना दिए रहते हैं। आप FIR पंजीकृत होता है, उसके बाद विवेचना चलती है, तो ज्यादातर विवेचना में जो फर्जी नाम डाले गए रहते हैं उनको IO एग्जम्प्ट कर देता है, निकाल देता है। तो यहाँ पर एक चीज ये साबित होती है कि उसने गलत सूचना दी थाने पर या कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया, जिसमें फर्जी तरीके से माँ बाप भाई जिसका भी नाम निकल गया हो, आप उनको बताइए कि फर्जी तरीके से प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने सभी का नाम डाला, जिसको IO ने निकाल दिया है। तो सेकंड चीज आपको ये बताना चाहेंगे, यदि वह आपके माता पिता के साथ रहने को तैयार ना हो, तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। और साथ ही जैसे वो आपके साथ इंटीमेट ना होना चाहती हो, आपके साथ एक बिस्तर पे नहीं रहना चाहती हो, तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। अच्छा, इन सब चीजों को आप साबित कैसे करेंगे? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका एक ही मात्र तरीका है कि आप एक चुपके से एक CCTV कैमरा लगा दीजिए जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो। आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ जो CCTV कैमरा रहेगा, जो वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा, आप उसमें जैसे आपके साथ मारपीट या क्रूरता किसी प्रकार के आपके माता पिता के साथ क्रूरता करती हैं, तो वो वीडियो में आ जाएगा और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो वो सब चीजें कोर्ट में एडमिसेबल हैं और ये क्रूरता की श्रेणी में आएगा। तो आप इस सबूत को बना के रख सकते हैं, जिसके आधार पर आपको सेक्शन 13A आपको डिग्री मिल सकती है क्रूरता के आधार पर। तो साथियों, यही नहीं खत्म होता है, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और 90% बोला, 10% कुछ ऐसे भी मामले आते हैं, 10% मामलों में ऐसे भी डिग्री हो जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने सुना भी होगा इस बारे में कि एक्स पार्टी डिग्री कब होती है, मैं इसको भी बता देता हूं। जैसे ही आपने सेक्शन 13A आपने दायर किया और नोटिस भेज दी और उस नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हो रही है, बार बार नोटिस गई, उसके बावजूद भी नहीं उपस्थित हुई, तब उसके बाद आप उसको आप गजट करा देते हैं, पेपर में गजट कराने के बाद कोर्ट इस बात को मान लेती है कि वो प्रॉपर तरीके से उनको तामिला हो गया है, वो जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रही हैं। ऐसे में एक्स पार्टी एविडेंस में आपकी फाइल आ जाएगी और जैसे ही एक्स पार्टी एविडेंस में आए, तुरंत अपना एफिडेविट दीजिए और उसके बाद आर्गुमेंट के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। और साथ ही जैसे अगर मान लीजिए वो उपस्थित हो गई है
उपस्थित होने के बाद वो डेट पर नहीं आ रही हैं और आप बराबर डेट पर आ रहे हो और वो जानबूझकर पेंडिंग रखी हुई हैं या पेंडिंग रखे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट से इस बात की रिक्वेस्ट करिए कि एविडेंस का अवसर उनका समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही एविडेंस का अवसर उनका समाप्त होगा तो वैसे ही आपके एविडेंस में आ जाएगी, चाहे आप एविडेंस दीजिए, दूसरा पक्ष चाहे एविडेंस दे चाहे ना दे, और वो आपके डिक्री के लिए उतना पर्याप्त है और आपके पक्ष में डिक्री हो सकती है। उसको बिल्कुल डिफॉल्ट कहते हैं, बूझकर नहीं आना। तो ऐसे में भी आपको डिग्री मिल सकती है। साथियों, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी इस सेशन में आपको थोड़ी भी कोई भी जानकारी मिली हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको साथ ही शेयर करिए। और जिनको भी आपको लगता है कि इनको इस तरह की वीडियो की जरूरत है, आप उनके पास भी शेयर करिए। और किसी प्रकार का अगर प्रश्न रह गया हो, कमेंट बॉक्स में आप हमसे आके पूछिए, हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।